तो ये कंप्लीट हो गया। फर्स्ट डिफरेंस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में ये डिफर करते हैं। सेकेंड नेचर ऑफ ऑक्साइड में आपको याद रखना है हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स न्यूट्रल है, जबकि अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। अगर हम कंपाउंड की बात करें हेलोजन के साथ, हाइड्रोजन जो है वो लो बॉइलिंग कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। आप देख सकते हो ना हाइड्रोजन क्लोरीन में कैसा बॉन्ड रहता है, कोवलेंट बॉन्ड रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमीन में, हाइड्रोजन आयोडीन में, हाइड्रोजन फ्लोरीन में, इन सब में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। वही दूसरी ओर आप देखो NaCl में कैसा बॉन्ड रहता है, आयनिक बॉन्ड, आयनिक सॉलिड से ये, वो भी आयनिक सॉलिड से ये सब के सब। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स है। तो ये सब याद रखना, KBr, CSI, LiF, ये हाई मेल्टिंग आयनिक सॉलिड्स है। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, साइज ऑफ आयंस। तो आप एक चीज का ध्यान रखना, हाइड्रोजन का आयन क्या हो जाएगा, H+। ठीक है, साइज ऑफ H+ आयन इज मच स्मॉलर देन एल्कली मेटल कैटायंस। मतलब क्या है कि आपके अल्कली मेटल कौन कौन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो अगर आप H+ आयन की साइज की बात करोगे, मान लो Na+ के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, तो Na+ के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो उसका साइज बहुत कम हो जाता है। आप Na+ तो छोड़ दो, आप Li+ के साथ भी अगर कंपेरिजन करोगे ना, तो भी H+ का साइज आपको बहुत कम मिलेगा। तो यहाँ पे वो साइज में डिफर करते हैं। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट याद रखने का है कि आपका जो H+ आयन का साइज है वो दूसरे अल्कली मेटल कैटायन के साइज के साथ बहुत छोटा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो H- है वो H+ हो जाएगा। ये गलती से माइनस है, इसको आप प्लस कर लेना। ठीक है, यहाँ नीचे जो लिखा गया है देखो, यहाँ पे जो ये H- है ना, इसको H+ कर लेना, कुछ नहीं। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, एब्सेंस ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुनिया को पता है कि अल्कली मेटल्स में सारे एलिमेंट्स के पास न्यूट्रॉन्स रहते हैं। और आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके। मगर हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं रहता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंस। तो हियर वी आर डन विथ हाइड्रोजन सिमिलैरिटी विथ अल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन डिफरेंसेस विथ अल्कली मेटल्स। कंप्लीट हो गया? बताओ जल्दी बताओ। नेक्स्ट हम चलेंगे हेलोजन के तरफ में। तो सेम कहानी है, सब कुछ सेम है। अब बताओ जल्दी बताओ, कंप्लीट हो गया है ये? यस सर। ओके, तो अब हम चलते हैं, सेम कहानी है। देखो पहले पढ़ेंगे रिजेम्बलेंस विथ हेलोजेंस। रिजेम्बलेंस विथ हेलोजेंस हम लोग देखेंगे 8 पॉइंट। उसके बाद डिफरेंसेस विथ हेलोजेंस हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंसेस विथ हेलोजेंस देखेंगे, तो फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर आइसोटोप्स पढ़ेंगे हाइड्रोजन का, जो कि 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम है। ठीक है, तो ये 3 आइसोटोप्स फिर हम पढ़ेंगे। बट पहले हम लोग ये पॉइंट्स जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। तो फटाफट देखो, फटाफट, बहुत इजी पॉइंट है। जैसा आपने अभी अल्कली मेटल्स के साथ देखा था, वैसा ही अब हेलोजेंस के साथ आप देखोगे। तो रिजेम्बलेंस विथ हेलोजेंस आप देखो। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो आपके सामने फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया गया है, नियॉन का नियॉन, अच्छा इनर्ट गैस, नियरेस्ट इनर्ट गैस। चलो देखो, तो आपके सामने यहाँ पे हेलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है फ्लोरीन का, और इसके नीचे आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो आप ध्यान से देखो, फ्लोरीन के पास बस एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसका p सबसेल 6 में फुल्ली फील्ड हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। एक ऑर्बिटल का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे फ्लोरीन के पास p सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उसे नियरेस्ट इनर्ट गैस बनने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन के लास्ट सबसेल, एस सबसेल में बस एक ही इलेक्ट्रॉन है,
और उसे अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के लिए भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यू कुड सी ओवर हियर कि दोनों को अपना अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो दिस इज वन ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन फैमिली। सेकंड अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के तरफ आप आ जाओ। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्राइड बनाता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड बनाता है। तो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। दोनों ही एलिमेंट्स हैलोजेंस और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी दिखाते हैं। सेम आप आ जाओ ऑक्सीडेशन स्टेट की ओर। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दिखाता था और ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लेता था। बट अब आप आ जाओ हाइड्राइड्स के केस में, ठीक है। कोई भी हेलोजन अगर मेटल्स के साथ कंबाइन करता है, ग्रुप 1 के मेटल के साथ अगर कंबाइन करता है तो अपने ऊपर -1 का चार्ज लेता है। हाइड्रोजन भी अगर किसी भी ग्रुप 1 के मेटल के साथ कंबाइन करता है तो अपने ऊपर -1 का ही चार्ज लेता है और वो फॉर्मेशन कराता है हाइड्राइड्स का। तो आप देख सकते हो दिस इज सोडियम हाइड्राइड, जिसपे हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, -1 है। और यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, जब सोडियम के साथ वो कंबाइन किया -1 ही है। तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है आपका यहाँ पे। चौथा पॉइंट आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आप देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आपको दिए गए हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के। फ्लोरीन का what do you mean by ionization enthalpy? The amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. आपको कितना एनर्जी खर्चा करना पड़ रहा है एक एटम के आउटर मोस्ट सेल से उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो यू कुड लुक ओवर हियर, फ्लोरीन का आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी आप देख लो, नियर बाय है, क्लोज है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली तो नहीं बोल सकते बट दे आर क्लोज टू ईच अदर। तो अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर आप हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो आपको 1312 किलो जूल पर मोल एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। वही फ्लोरीन के अगर आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो आपको कितना 1680, मतलब आप थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा दो ना, 1312 से आप 1680 चल जाओ तो आपका फ्लोरीन में भी काम बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों में ये सिमिलैरिटी देखा जा रहा है कि उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी करीब करीब है, ठीक है, उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी करीब करीब है। अब दूसरा पॉइंट आप देख लो यहाँ पे, आप जब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते थे तो अभी तो आपने देखा था डायग्राम में, अभी देखा था आपका कैथोड में सोडियम मिलता था और एनोड में क्लोरीन मिलता था। आपका एनोड में क्लोरीन मिलता था, अब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाओ सोडियम हाइड्राइड का तो आपका एनोड में हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। जैसे क्लोरीन एनोड में मिल रहा है वैसे ही आपका एनोड में हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, क्योंकि आपका Na+H- में डिसोसिएट होगा ये NH। अब H के ऊपर माइनस है तो ये किसके पास भागेगा, पॉजिटिव वाले के पास या नेगेटिव वाले के पास। अब माइनस है तो पॉजिटिव वाले के पास भागेगा, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन है, एनोड है। तो एनोड में कौन सा गैस मिलेगा, H2 मिलेगा। बताओ क्लियर है? यस सर। चलो एटॉमिसिटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो देखो दोनों ही आपके दोनों का एटॉमिसिटी कितना है, फ्लोरीन F2 बनाता है, क्लोरीन Cl2 बनाता है, हाइड्रोजन H2 बनाता है। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी है, दोनों ही नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। कैसे शो करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर, बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन बिहेविंग एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो दोनों के दोनों आपके एटॉमिसिटी डायटोमिक है और टिपिकल नॉन मेटल्स है। फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ कंपाउंड कॉम्बिनेशन विद मेटल्स, आप देख लो, रीड कर लो इसको। तो सिमिलर टाइप्स ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, आप देख लो। Halogen reacts with many elements to give halides. Similarly, hydrogen reacts with different elements to give hydrides.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलोजन आपको हैलाइड्स देता है और हाइड्रोजन आपको हाइड्राइड्स देता है। ठीक है, जैसे कि आप देख लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, हेलोजन आपको क्या दिया? हैलाइड्स दिया। वही दूसरी और आप देखो यहाँ पे, ये हाइड्राइड्स देते हैं, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, सारे के सारे आपके हाइड्राइड्स है। SiH4 का नाम क्या है, कोई बता पाएगा? What's the name of SiH4? सिलिकॉन हाइड्राइड। हाँ, सिलिकॉन हाइड्राइड, जिसको हम सिलेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेन है। तो ये सारे के सारे आपके हाइड्राइड्स है। तो आपने क्या सीखा? हेलोजेंस हैलाइड्स बनाएगा, हाइड्रोजन हाइड्राइड्स बनाएगा। दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे तो रिजेंबल करता है कि नहीं? वो CCl4 है, ये CH4 है। वो SiCl4 है, ये SiH4 है। वो NCl3 है, ये NH3 है। सेम है। चलो लास्ट पॉइंट, कॉम्बिनेशन विथ मेटल्स। So hydrogen reacts with alkali and alkaline earth metals, we get metal hydride. तो वही है, सेम कहानी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करके आपको मेटल हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड देगा, ये कैल्शियम हाइड्राइड देगा। और वही आप देख लो यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड देगा, यहाँ कैल्शियम क्लोराइड देगा। तो एक ही चीज है, 7वां पॉइंट को ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है और कुछ नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट सिमिलैरिटी। चलो जल्दी जल्दी एक बार रीड कर लो फटाफट। हो गया खत्म। अब चलते हैं हम लोग, तो 1 मिनट का ब्रेक ले लो फटाफट, 1 मिनट का ब्रेक ले लो, दिमाग शांत कर लो, और फिर आप चलते हैं डिफरेंसेस की ओर। तो इसे आप रीड कर लो। यहाँ पे मेरे ख्याल से इतना समझाने के लिए कुछ खास नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोजेंस के कंपैरिजन में। ऑक्साइड्स की हम बात करें तो अगेन हाइड्रोजन का न्यूट्रल है, मगर हेलोजेंस के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। हेलोजेंस के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। देखो 3 लोन पेयर है उसके पास, देख रहे हो? हेलोजन के पास कितने कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर है कि नहीं है? यस सर। तो ये दे विल फंक्शन एज अ लुईस एसिड। ठीक है। तो absence of unshared pair of electrons, hydrogen atom does not have any unshared pair of electrons and each halogen atom has 3 unshared pair of electrons। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन बेचारा बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन को लगा देने के बाद वो खाली पड़ जाता है, अकेला पड़ जाता है। मगर क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो एक लगा भी देता है तो उसके पास अब भी 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 3 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए रहते हैं। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिफरेंस। चलो साइज ऑफ आयन की तरफ आ जाओ। तो हैलाइड आयंस का साइज ना बहुत 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 बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू हाइड्राइड आयंस। इसलिए मैं देखो यहाँ पे H- आयन छोटा सा बनाया हूँ और हैलाइड आयन काफी बड़ा सर्कल बनाया। तो अगर आप साइज की बात करोगे तो F- Cl- Br- तो बड़ा होगा ही होगा। मैं F- की बात कर रहा हूँ। अगर आप F- के भी कंपैरिजन करते हो H- के साथ तो उसका साइज काफी बड़ा होता है। 5th डिफरेंस, एब्सेंस ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि घिसा पिटा पॉइंट है। चलो बताओ, खत्म हो गया? यहाँ तक खत्म हो गया? हाँ, यस सर। इस पूरे को कंप्लीट कर देना है। देखो आप लोग आज रीड करके आना, मैं भेज दूंगा आपको, आप लोग इसको रीड कर लेना। अब आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन आपको 3 डिफरेंट आइसोटोप्स में मिलता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। 1H1 is protium, 1H2 is deuterium and 1H3 is tritium। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग रहता है। प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्रिटियम का 3। तो हियर इज द कंपैरिजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो आप देखो
प्रोटियम ही हमारा हाइड्रोजन रहता है जिसके पास सिर्फ 1 प्रोटॉन रहता है और 0 न्यूट्रॉन्स रहते हैं। अगर आप ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में देखोगे तो ड्यूटेरियम के पास 1 न्यूट्रॉन रहता है। क्यों? क्योंकि ड्यूटेरियम का फॉर्मूला क्या है? 1H2। बात समझने की कोशिश करो, व्हाइट बोर्ड लेने का दरकार पड़ेगा या समझ गए हो? बताओ। ड्यूटेरियम का फॉर्मूला क्या है? 1H2। तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 न्यूट्रॉन बचेगा ना? हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ। ट्रिटियम का फॉर्मूला क्या है? 1H3। 1H3। तो 3 में से 1 को माइनस करोगे तो 2 बचेगा ना? तो 2 न्यूट्रॉन्स है कि नहीं है? तो देखो, यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, तो देखो ये है आपका, ठीक है, ये तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बताया था, इसको याद कर लेना। बेसन गाल जीप पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसन गाल जीप पर, ठीक है, याद रख लेना, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। देखो यहाँ पे 1H1 इज प्रोटियम, 1H2 इज ड्यूटेरियम, 1H3 इज ट्रिटियम। ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला मास नंबर होता है। जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? यहाँ पे 1 - 1 0 न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे 2 - 1 1 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 3 - 1 2 न्यूट्रॉन है। ये भी आप याद रखना, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है, याद रखना। दे डिफर बाय देयर मास। इसका मास 1 AMU प्रोटियम का, ड्यूटेरियम का 2 AMU और ट्रिटियम का 3 AMU। चलो कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े। यस सर। ओके, ठीक है। यस तो न्यूमोनिक सब ना आप लोग पढ़ते रहो, रटते रहो, ठीक है। बेसन गाल जीप पर, बेसन गाल जीप पर, ऐसे ऐसे रटते रहो, ठीक है। ग्रुप डी का 4D सीरीज का क्या था ट्रिक? वाई जर्नब मुंह तक रियोरे पढ़ AGCD, ऐसे ऐसे आप लोग पढ़ते रहो ताकि आपको घर वाले को भी लगे कि हाँ ठीक है बच्चा पागल हो रहा है। तो आप बोलना कि मैं पागल नहीं हो रहा हूँ, केमिस्ट्री में तोप करने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। ऐसे ऐसे आप एक काम करो, आपका टास्क क्या है पता है? 1 हफ्ते के अंदर ना आप ये सारे न्यूमोनिक सब रट लो, पूरा पूरा दिन रात आप इन न्यूमोनिक्स का आप जाप करो ताकि आपके दिमाग में पूरा छप जाना चाहिए सारे एलिमेंट्स के नाम, ठीक है। जितना ज्यादा ये सब करके रखोगे ना इनऑर्गेनिक, उतना आपका स्ट्रांग हो जाएगा। चलो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कंपैरिजन, ये कुछ नहीं है, जस्ट एक छोटा सा डाटा है, बट यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ट्रिटियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो ट्रिटियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ भी आपको दिया गया है 12.334, ठीक है। ट्रिटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ आपको दिया गया है। देखो अबंडेंस, प्रोटियम का मिलने का मात्रा 99.9, ड्यूटेरियम का 0.015 और ट्रिटियम का देखो बहुत ही कम 10⁻⁻15% अबंडेंस है, ठीक है। एटॉमिक मास अगर आप बात करोगे तो प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, ट्रिटियम का 3 है। अगर आप रेडियो एक्टिव स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना चाहते हो तो प्रोटियम इज नॉन रेडियो एक्टिव, ड्यूटेरियम इज आल्सो नॉन रेडियो एक्टिव एंड ट्रिटियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर इट, डू रिमेंबर इट। नाउ heading towards laboratory preparation of dihydrogen, heading towards laboratory preparation of dihydrogen। तो ये बचपन में आपने पढ़ा था, बचपन को याद करो, क्लास 9th 10th में आपने ये सब पढ़ रखा था। एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाओ, आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस। ये लेबोरेटरी में हम बनाते हैं, अपने स्कूल के लैब में हम बनाते हैं इस तरीके से हाइड्रोजन। चलो कंप्लीट। यस सर। सेकेंड लेबोरेटरी प्रिपरेशन देख लो, बेस के साथ आप रिएक्ट करवाओ मेटल का। तो नाल यहाँ पे देखो कालो 2 पोटेशियम एल्यूमिनेट, अगर आप यहाँ पे NaOH लेते हैं तो क्या मिलता है? नालो 2 सोडियम एल्यूमिनेट। जिंक के साथ करवाओगे सोडियम जिंकेट, सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। इसे यूनोस मेथड बोलते हैं। जब आप
पोटेशियम एल्यूमिनेट का प्रिपरेशन करते हो यूजिंग एल्यूमिनियम एंड KOH, सो दैट्स यूनोस मेथड। ठीक है, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, तो आप जस्ट इसे रीड कर लो, दैट्स इट। चलो बताओ, कंप्लीट हो गया? Yes, sir. कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन। अब देखो, लेबोरेटरी में तो आपको छोटा मात्रा में हाइड्रोजन चाहिए होता है, तो आपने क्या किया, मेटल का रिएक्शन करवा दिया, एसिड के साथ हाइड्रोजन निकाल लिया। आपने क्या किया, बेस का रिएक्शन करवा दिया मेटल के साथ और हाइड्रोजन निकाल लिया। बट अगर अब बात आए कमर्शियली, कमर्शियली मतलब लार्ज स्केल में धंधा करने के लिए आपको हाइड्रोजन बनाना है, गेटिंग द पॉइंट, मतलब आपको बेचना है, पैसा कमाना है इंडस्ट्रीज में, तो अब आप तो वहां पे तो आप नहीं कर सकते ना, वहां पे तो आप ये छोटा मोटा आप नहीं कर सकते, बेस को मेटल के साथ एसिड को मेटल के साथ, तो वहां पे आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करके बनाते हो हाइड्रोजन। वहां पे आप क्या करके बनाते हो, इलेक्ट्रोलिसिस। और अगेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन में कहानी सेम है, 2 इलेक्ट्रोड्स लेना है, एक आपका हो जाता है कैथोड और दूसरा आपका हो जाता है एनोड। और वहां से आप देख सकते हो आपका कैथोड में मिलता है हाइड्रोजन गैस और एनोड में आपको मिलता है ऑक्सीजन गैस। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे वाटर का, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम, तो पानी टूटेगा H+OH- में, एसिड टूटेगा 2H+ सल्फेट में। तो आप देखो कैथोड में कौन जाएगा, H+ जाएगा, कैथोड में कौन जाएगा, H+ जाएगा, जाकर करेगा क्या, रिडक्शन करेगा। तो रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हाइड्रोजन बदल रहा है, तो कैथोड में देखो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुआ, टेल मी, कैथोड में Yes, sir. हाइड्रोजन कलेक्ट हुआ। ठीक है, अब देखो अब एनोड के पास कौन कौन जाएगा, एनोड में ऑक्सीडेशन करने के लिए सल्फेट और हाइड्रोक्साइड दोनों जाएगा, बट हाइड्रोक्साइड का जो SRP वैल्यू है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखो, हाइड्रोक्साइड ऊपर में है सल्फेट से, तो सल्फेट ऑक्सीडाइज नहीं होगा, कौन होगा, ऑक्सीडाइज हाइड्रोक्साइड होगा। और OH- का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या देता है, ऑक्सीजन गैस देता है। तो आपको यहाँ पे एक ही साथ दो अच्छे गैस आपको मिल जा रहे हैं, मतलब फायदा ही फायदा, एक तरफ हाइड्रोजन गैस दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करने से आप कमर्शियली बहुत ढेर सारा डाई हाइड्रोजन बना सकते हो। चलो बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो, प्रिपरेशन ऑफ हाईली प्योर डाई हाइड्रोजन, अगर आपको पूरा शुद्ध डाई हाइड्रोजन बनाना है, आपको अगर पूरा शुद्ध डाई हाइड्रोजन बनाना है तो आप इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का निकल इलेक्ट्रोड्स रखकर। निकल इलेक्ट्रोड्स आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स यूज किए गए हैं वो कौन सा यूज किया गया है, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स यूज किए गए हैं। फाइन, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में। और जब आप यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के तरफ आप जाते हो, जहाँ पे आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो किसका, बेरियम हाइड्रोक्साइड का, तो वहां पे भी आपको यहाँ इस हाइड्रोलिसिस में भी आपको कैथोड में हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा, बट ये बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स आप करते हो, निकल एक एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, और यहाँ पे आपको जो हाइड्रोजन मिलता है उसका प्यूरिटी अप्रॉक्स 100% होता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बस आप याद रखो प्रिपरेशन मेथड। और देखो ये सार के आपका ये हाइड्रोजन, ये जो आपका प्लेनेट के बाहर तरफ में हाइड्रोजन गैस ही भरा रहता है, तो ये डायग्राम है एंटरटेनमेंट के लिए। चलो अब आ जाओ थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बॉस्क प्रोसेस। अब आ जाओ थर्ड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो यहाँ पे आप सीखो वाटर गैस क्या है। सबसे पहले तो आप बच्चे भूल जाते हैं वाटर गैस क्या है। वाटर गैस इज CO+H2, इसको हम लोग सिन गैस भी बोलते हैं। सिन गैस का मतलब क्या है पता है, सिंथेसिस गैस। और यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे आप क्या लेते हो, Fe2O3 Cr2O3, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट, Fe2O3 Cr2O3 एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। वाटर गैस इज मिक्स्ड विथ ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ स्टीम,
and the mixture is passed over Fe2O3 and Cr2O3. Carbon monoxide oxidized to CO2. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। या सिन गैस, ओके ओके, बता रहा। चलो आ जाओ, व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ। देखो वाटर गैस जो होता है वही आपका सिन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसे हम क्या बोलते हैं? सिन गैस से बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं। नाम बस आपको ध्यान देना है। और इसे सिन गैस में सिन का मतलब क्या होता है पता है? सिंथेसिस गैस। मतलब इस गैस के मदद से आप अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हो। अब ये बनता है कैसे? तो देखो, ये कोयला में गर्म पानी आप डाल दो, कोल, हियर सी स्टैंड्स फॉर कोल। कोल में आप गर्म पानी डाल दो तो ये कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस का नाम है। और कोल गैसिफिकेशन में आपको मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, विच इज नोन एज वाटर गैस या सिन गैस। नाम से ही समझो ना, वाटर गैस। पानी, पानी क्या काम आता है? हाँ, पानी बहुत सारी चीजों को बनाने का काम आता है कि नहीं? चावल बनाने में काम आता है, दाल बनाने में काम आता है, सब्जी बनाने में काम आता है, सब में तो आप पानी डालते रहते हो। तो वाटर गैस इज सिन गैस, सिंथेसिस गैस। ठीक है, तो आप कोल गैसिफिकेशन करके सिन गैस बना सकते हो। ठीक है, आप कोल गैसिफिकेशन करके सिन गैस बना सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे, आपका अगर आप इसे 1:3 के रेशियो में मिक्स करते हो तो आपको यहाँ पे मिथानॉल ये देता है। तो इस तरीके से ये गैस अलग अलग कंपाउंड्स बनाने में काम आता है। मिथानॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय हेल्प ऑफ सिन गैस। तो बॉस प्रोसेस में आप सिन गैस का यूज करते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंप्लीट हुआ? चलो बॉस प्रोसेस आज देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। आप लोग रीड करके आना, फिर हम लोग और भी तेजी से नेक्स्ट क्लास कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसे कंप्लीट कर देंगे पूरा। चलो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिन गैस को आप क्या किए, ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ स्टीम के साथ मिक्सअप किए। और उस मिक्सचर को आप कहाँ पास किए? देखो, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 773 केल्विन, रिमेंबर दिस टेम्परेचर। और आपने कैटलिस्ट के तौर पे क्या लिया? Fe2O3 एंड Cr2O3। तो इसके प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, और आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस। और फिर सवाल आता है कि सर ये तो दोनों ही गैस है, सेपरेट कैसे करें इनको? तो कार्बन डाइऑक्साइड को आपको अगर सेपरेट करना है तो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, आप इसको एट अ मॉडरेट प्रेशर ऑफ 20 to 25 ATM, आप इतने प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोल दोगे और हाइड्रोजन जो बच जाएगा उसको आप कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, एट अ वेरी हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाएगा और जो बच जाएगा आपका हाइड्रोजन वो आप कलेक्ट कर लोगे। तो हाइड्रोजन जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में। हाइड्रोजन जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, बिकॉज वाटर इज अ पोलर कंपाउंड और हाइड्रोजन कैसा है? नॉन पोलर कंपाउंड है। करेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका घुल जाएगा पानी में 20 से 25 ATM के प्रेशर में, और बचा हुआ हाइड्रोजन गैस आप निकाल लेना। हो गया बॉस प्रोसेस खत्म। तो रिएक्शन याद करना। देखो चौथा प्रोसेस भी है ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस से, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो बॉस प्रोसेस सबको समझ में आ गया? बताओ, कंप्लीट हो गया? टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीटेड? ओके, Yes, sir. चलो ठीक है, फिर तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।